हेलो दोस्तों, कैसे हो? माई सेल्फ दीपक भोला, टीम फिजिक्स सीएल सेकर। तो देखिए, आपका स्वागत है नीट का ब्रह्मास्त्र जो फिजिक्स इको आपकी चल रही है, जिसके आप शानदार पेपर दे रहे हैं। एक एक प्रश्न बिल्कुल शानदार क्वालिटी का आपके सामने दिया जा रहा है, ठीक है। और इनको आप तरीके से निकाल लो, वाकई आपके फिजिक्स के अंदर बहुत शानदार स्कोर आने वाला है नीट के अंदर, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। जो 8वां पेपर है और इसमें जो टॉपिक कवर किए गए हैं, वेव थ्योरी है, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या है देखिए, इसमें आपको तीन डिफरेंट स्केल दे रखे हैं, तीन अलग अलग स्केल दे रखे हैं, एक्स, वाई एंड जेड, जिसपे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको शो कर रखा है, ठीक है। ये आपको दिखा रखा है इसके अंदर। ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो गया ये, और ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आप गौर से बेटा, यहां से 70 से -20 के बीच में टोटल गैप कितना है? 90 का। 120 से 30, यहां भी 90 का गैप है, यहां से यहां तक ये भी 90 का गैप, मतलब सभी में डिविजन्स क्या है? सेम, ठीक है। इक्वल डिविजन्स है, इक्वल डिविजन्स आप देख रहे हैं, सभी में इक्वल डिविजन्स है, सभी के अंदर इक्वल डिविजन्स है, ठीक है। तो इसका मतलब सभी में जो डिविजन्स का गैप है, इक्वल इक्वल डिवीजन गैप है सभी के अंदर, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कहीं पे 50 डिग्री की जो वैल्यू है एक्स स्केल, वाई स्केल एंड जेड स्केल पर, उनमें कंपेयर करना है कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा। तो देखिए 50x इस पे है, तो यहाँ से 50 पे हमें रीड करना है, 70 पे तो लिखा हुआ है ये, 50 पे आना है, तो यहाँ से कितना नीचे आना पड़ेगा? 20, ठीक है। तो यहाँ से हम 20 नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 50x, ओके। यहाँ मिलेगा आपको 50x। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये 120 लिखा हुआ है, यहां से हमें 50 नीचे आना है, मतलब 50 तक पहुंचना है। 50 तक पहुंचना है तो हमें कितना नीचे आना पड़ेगा? 70 नीचे आना पड़ेगा। देखिए 70 अपन यहाँ पे नीचे आएंगे, तभी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको ये 50y मिलेगा आपको। क्लियर? चलो अब यहाँ पे देखें, ये 90 है, इसको हमें 50 तक पहुंचना है तो 40 नीचे आना पड़ेगा। तो यहां से हम 40 नीचे आएंगे, इस तरह से 40 नीचे आए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा आपको ये 50z। अब आप देखिए इन तीनों को स्केल को अपन कंपेयर कर सकते हैं। इन तीनों लाइन को कंपेयर करें, लाइन ये वैल्यू ज्यादा है, ये सबसे कम है, और ये मिडिल रेंज में, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? थर्ड ऑप्शन, 50x ग्रेटर देन 50z ग्रेटर देन 50y, ओके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? देखिए सेकंड क्वेश्चन, मास ऑफ मटेरियल एग्जिस्ट इन इट्स सॉलिड स्टेट फ्रॉम इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पे कोई आपको मास गिवन है, ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस सॉलिड का, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 4 चीज बता रखी है इसके अंदर, आप 2 चीजें बता रखी हैं, 2 प्रोसेस बता रखे हैं। अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी क्यू इज एडेड टू मटेरियल एंड 3/4 ऑफ इट्स मटेरियल मेल्ट। मतलब पहले अपन उसको क्यू हीट दे रहे हैं इसमें, जिसे 3/4 मटेरियल मेल्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, क्यू आपने हीट दी तो 3/4 मास, मतलब 3/4 टाइम्स ऑफ मास मेल्ट हो गया है। तो मेल्ट होने के लिए आते हैं मास इंटू एल, ठीक है, m इंटू एल अप्लाई कर दिया। फिर सेकंड पोस्ट में कह रहा है कि सेम एडिशनल हीट अपन दे रहे हैं, सेम अमाउंट में हीट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो रिमेनिंग मास है वही मेल्ट हो रहा है और उसका टेम्परेचर राइज होकर कहां तक पहुंच रहा है? 50 तक। तो देखिए गिवन हीट क्यू है, ठीक है, मास कितना बचा था? m/4। पहले वो मास मेल्ट होगा, ठीक है, पहले वो मास मेल्ट होगा, फिर उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो पहले मेल्ट होगा मास कितना? m/4 मास मेल्ट होगा इंटू एल, m/4 इंटू एल प्लस, अब इसका टेम्परेचर राइज होगा ms डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है बेटा? देखिए 50 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ रहे हैं, इनिशियल टेम्परेचर 10 है, तो 50 - 10 करो तो राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 40, ठीक है। बस अब दोनों क्यू को इक्वल कर दो, तो दोनों क्यू को इक्वल कर देंगे, तो यहां से इक्वल करके हमसे क्या पूछ रहा है? आराम से अपन यहां रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 80, आप सॉल्व करके निकाल लो, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आपको एक ग्राफ गिवन है, टेम्परेचर चेंज वर्सेस, ठीक है, टेम्परेचर चेंज वर्सेस हीट सप्लाइड कर्व टू गिवन फॉर 1 kg ऑफ सॉलिड ब्लॉक। मतलब 1 किलोग्राम का एक सॉलिड ब्लॉक है, इसको अपन यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, जिससे इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। किस तरह चेंज हो रहा है? ग्राफ आपको बता रखा है इसका। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये सॉलिड स्टेट को इंडिकेट करता है, ठीक है, ये ग्राफ लिक्विड स्टेट को, और ये ग्राफ गैस स्टेट को इंडिकेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर हम देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे स्टेट इसकी फिक्स है।
ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे स्टेट कन्वर्जन हो रहा है, स्टेट कन्वर्जन यहाँ पे देखो इस जगह स्टेट तो यहाँ फिक्स है और यहाँ पे स्टेट कन्वर्जन हो रहा है, मतलब एक तरह से स्टेट चेंज हो रही है, ए से बी में और सी से डी में स्टेट चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हो रही है मेल्टिंग, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है वेपराइजेशन, यहाँ पे इसमें वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। देखिए हमसे पूछा जा रहा है इसके अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है ऑफ द सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पे लेटेंट हीट और लेटेंट हीट इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए बेटा इस ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिख रहे हैं इसमें एंगल 45 एंड 60 दिया हुआ है, तो यहां से अपन एंगल यहाँ पे आप जानते हैं स्लोप इसका निकालते हैं tan थीटा, ठीक है, जो tan थीटा इसका स्लोप होता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे ये टेम्परेचर और ये हीट है, मतलब डेल्टा T अपॉन डेल्टा Q मतलब y अपॉन x, और ये क्या बनेगा 1 अपॉन ms, ठीक है, m 1 अपॉन ms। m की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी रखी बेटा 1 किलोग्राम, m आपको 1 किलोग्राम गिवन है, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन s हो गया। तो s कैसे निकाल लेंगे, ऐसे s अपन फाइंड करेंगे किससे 1 अपॉन tan थीटा से, 1 अपॉन tan थीटा से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 45 है, तो इस वाले केस में कितना आएगा बेटा tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इस वाले केस में एंगल 60 डिग्री है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो यहां से करेंगे 1/√3 हो जाएगा, ये 1/√3। तो इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में मतलब आपको ये जो सॉलिड वाले केस में और जो लिक्विड वाले केस में आपने एस निकाल लिया 1 एंड 1/√3। तो देखिए ये जो यहाँ पे सॉलिड वाले केस में और ये इसके अंदर लिक्विड वाले केस में 1 एंड 1/√3 ये हो जाएंगे एस, और ये वही आर जो है 1 SI यूनिट 1/√3, ये तो इसका हो गया। चलो अब लेटेंट हीट की बात करें, ये सेकंड सी एंड डी में लेटेंट हीट पूछा है ना आपसे, तो लेटेंट हीट अपन कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है बेटा ml, Q इज इक्वल टू ml, m तो आप कितना गिवन है 1 kg, तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या जाएगा L के इक्वल। अब L के इक्वल यहाँ पे L Q के इक्वल बन रही है, तो यहाँ पे Q कितना है 100 और यहाँ पे कितना है 200, तो ये L का मान इस मेल्टिंग वाले प्रोसेस में L की वैल्यू आएगी 100 एंड वेपराइजेशन प्रोसेस में L की वैल्यू कितनी आएगी 200, बस यही आगे ऑप्शन है इसके अंदर लेटेंट हीट मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन के, ये रे, तो बस चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऐसे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है बेटा आपसे, 2 रोड्स गिवन है, एक L और एक 2L, इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, इनका इफेक्टिव आपसे पूछा गया अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन आप जानते हैं बेटा L नेट, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा L1 प्लस L2, सही कह रहा हूं, ठीक है। अब L नेट को टोटल लेंथ क्या बनेगी इसकी 3L, क्योंकि एक की लेंथ L एक की 2L दे रखी है, और आप जानते हैं ना फॉर्मूला L इंटू 1 प्लस अल्फा टी होता है, 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, ये 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा नेट इंटू ये टी मतलब डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी लिख दो चलो ये, ठीक है, ये इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रखें L1 का मान, L1 L इंटू 1 प्लस इसका अल्फा कितना गिवन है A, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, प्लस सेकंड वाली रॉड के लिए लेंथ आपको दे रखी है 2L, क्या दे रखी है बेटा 2L, 1 प्लस अब A यहाँ पे कितना है 2A है, तो A को रखना पड़ेगा 2A, A को 2A और ये डेल्टा टी, ठीक है, बस काम खत्म, सॉल्व करके निकाल लो, तो यहां से ये अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3 A आ जाएगा ऐसे, ठीक है, 5/3 ये बन जाएगा, क्लियर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपसे कह रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट कह रहा है कि यदि वस्तु के ताप में वृद्धि हो रही है तो वस्तु ने अवश्य ऊष्मा अवशोषित की होगी, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा, अपन जानते हैं ना जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस जो रुद्धोष प्रक्रम होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में बिना हीट गिवन के भी अपन बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पे फॉर अ सब्सटेंस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब अल्फा की वैल्यू जनरली प्रोपोर्शनल टू इट्स हीट कैपेसिटी मतलब H, तो अल्फा एंड H जनरली प्रोपोर्शनल है, ऐसा हमसे पूछ रहा है, क्या ऐसा होता है क्या, चलो चेक करके देख लेते हैं। अपन एक चीज जानते हैं कि यहाँ बेटा जो गिवन हीट का फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखो Q इज इक्वल टू, आप जानते हैं Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, ओके, तो M इंटू S क्या है H है, तो H इंटू डेल्टा T, तो यहां से अगर मैं डेल्टा T फाइंड करूं तो डेल्टा T आपको क्या मिलेगा देखने को, डेल्टा T हो जाएगा Q अपॉन H,
डेल्टा टी इक्वल टू है क्यू अपॉन एच। अब देखिए उसके बाद फिर आप एक चीज और जानते हैं कि यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू होता है अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से हम इसको रख दें किसका, डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी वैल्यू क्या आ रही है क्यू इंटू क्यू अपॉन एच। तो यहां से हम अल्फा फाइंड करेंगे तो उसको इधर ले जाएंगे बेटा, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, इसको उठा के इधर ले आओ। तो यहां से आप देखेंगे अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू दी क्या आएगा बेटा, एच। हाँ तो नियरली सही है। हाँ अपन ही कह सकते हैं, देखो जनरली आप जनरली वर्ड यूज किया, जनरली करेक्ट है, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू एच। जनरली हम देखते हैं अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू एच आ रहा है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट पॉसिबल है। अब थर्ड की बात करें, थर्ड स्टेटमेंट आपसे कहा जा रहा है, सॉरी सेकंड सही है, आ गया। थर्ड पे बात करें, इफ गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात कर रहा है, देन कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज 2/3। तो सही बात है, अल्फा बीटा गामा में आपको रिलेशन पता ही है, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू होता है 3 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो बीटा एंड गामा में जो रिलेशन है ये होता है 2/3 गामा, बीटा इज इक्वल टू 2/3 गामा। तो सेकंड भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ पे आते हैं, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल बी वार्म 1 ग्राम ऑफ मटेरियल बाय 3 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ग्राम मटेरियल बी बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट ए की लेस है बी से, क्या ये सही है क्या? चलो देखते हैं। अपन देखते हैं बेटा यहाँ पे Q इज इक्वल टू, आप जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी, ये आपने पढ़ा, ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट बोला, मतलब ये चीज सेम दे रखी है, फिक्स बोल रखी है इसने, Q की वैल्यू फिक्स है, तो Q की वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ पे S इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि मास भी दोनों का 1 ग्राम सेम लिया है। तो डेल्टा टी जिसमें टेम्परेचर चेंज की वैल्यू कम है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। तो यहां से आपसे कह रहा है कि देखिए फर्स्ट वाले केस में 3 डिग्री सेल्सियस की बात की है तो इसकी ज्यादा होगी, जबकि इसने लेस बोला है, मतलब गलत है स्टेटमेंट ये, ठीक है। तो ये गलत है, तो कौन सा स्टेटमेंट, सेकंड एंड थर्ड देख लो, तो सेकंड एंड थर्ड किसमें जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अपन ये देख सकते हैं। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि इसमें ग्लास वेसल ऑफ वॉल्यूम V नॉट इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, इसको कंप्लीटली फिल्ड किया हुआ है अपन ने, और इसका टेम्परेचर हम जब डेल्टा टी राइज करते हैं तो कुछ लिक्विड यहां से बाहर गिर जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कितना लिक्विड यहां से बाहर गिर जाएगा, मतलब वर्चुअल एक्सपेंशन निकालना है इसका लिक्विड का, एपरेंट एक्सपेंशन। तो एपरेंट एक्सपेंशन कैसे निकाल सकते हैं बेटा, देखो एपरेंट एक्सपेंशन डेल्टा वी एपरेंट एक्सपेंशन या कहते हैं नेट एक्सपेंशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहां से, ये जाएगा वी नॉट गामा एपरेंट इंटू डेल्टा टी, ये आपको करना होता है इसमें। अब यहाँ पे इसमें गामा एपरेंट कैसे निकालेंगे, गामा एपरेंट निकालेंगे गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड करके, सॉलिड कौन है यहाँ पे, ग्लास है, ठीक है, डेल्टा टी। बस अब कुछ नहीं, यहाँ पे आप देखते हैं गामा जो ग्लास है इसको हम 3 टाइम्स ऑफ अल्फा ग्लास लिख सकते हैं, बस ये लिख दो। तो कौन सा आंसर आ गया इसके अंदर, ये आ गया सेकंड ऑप्शन, V नॉट डेल्टा टी गामा L माइनस 3 अल्फा G, ओके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इस पे ट्राई करें पर एक बार। देखो आपसे कह रहा है कि 50 ग्राम तांबे को यदि ऊष्मा दी जाए तो उसके तापक्रम में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, और इतनी ऊष्मा 10 ग्राम जल को दी जाए तो टेम्परेचर में कितनी वृद्धि होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो मतलब Q का मान यहाँ पे सेम है, ठीक है, Q का मान सेम है। Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम एस डेल्टा टी, ओके, एम एस डेल्टा टी, ये इसने सेम बोल दिया आपसे, इक्वल टू सेम है, ठीक है। अब हमसे टेम्परेचर चेंज पूछा है तो डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू क्या लगा दो 1 अपॉन एम एस, एम दे रखा है, एस दे रखा है, बस सॉल्व कर लो, आ जाएगा इसका आंसर 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पार्टिकल आपको ए बता रखा है, इस पार्टिकल का मोशन अपवर्ड है, ठीक है। तो बताना है आपको कि वेव किधर को जा रही है, मतलब टुवर्ड्स राइट जा रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है, ठीक है। ये 2-3 चीजें पूछी गई हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं आपको बताने हैं। अच्छा देखिए, जब भी आपको पार्टिकल की वेलोसिटी आपको दे रखी हो तो पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ते हैं वेलोसिटी, वीपी, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी dy अपॉन dx, dy अपॉन dx क्या बेटा, स्लोप है, ठीक है। अच्छा अपन देखें अभी ए पॉइंट पे यहाँ पे स्लोप अगर आप खींचोगे तो स्लोप कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप कैसा बेटा, पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पे पॉजिटिव है। और पार्टिकल की वेलोसिटी अपवर्ड दिख रही है आपको, वीपी पार्टिकल वेलोसिटी किधर है, अपवर्ड, तो उसको ये भी क्या है, पॉजिटिव है।
पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है। तो यहां पे अपन देखें पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है, स्लोप इट इज आल्सो पॉजिटिव। तो यहां से v फाइंड करेंगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। v की वैल्यू नेगेटिव बता रही है कि वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में नहीं जा रही, किधर जा रही है, नेगेटिव x डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब -x डायरेक्शन। तो वेव जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो पहला स्टेट बोला है वेव इज ट्रेवलिंग टू द राइट, गलत, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। वेव तो कहां जा रही है, टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है, मतलब बाईं ओर जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड में क्या है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सारे पार्टिकल इक्वल एम्पलीट्यूड से ही ऑक्सीलेट होते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स है ना, ए बी सी, सभी का ऑक्सीलेशन एम्पलीट्यूड क्या है, सेम। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपसे कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सी इज आल्सो डायरेक्टेड अपवर्ड, नहीं, सी की डायरेक्शन तो किधर होगी, नीचे की तरफ होगी, अपवर्ड नहीं होगी। अपवर्ड होती दोनों सेम फेज में होते, अपवर्ड होती है दोनों सेम फेज में होते। कहां है सेम फेज भैया, दोनों सेम फेज होने के लिए डिस्टेंस कितनी चाहिए होती है, लैम्डा। क्या दोनों के बीच में डिस्टेंस लैम्डा दिख रही है क्या आपको, नहीं, तो दोनों सेम फेज में नहीं है, ठीक है। हम देखें ए पार्टिकल ऊपर जा रहा है, सी पार्टिकल नीचे आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे इसमें, तो ये थर्ड गलत हो गया, तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। चलो आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि 50 ग्राम आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको हम 50 ग्राम वाटर जो कि 60 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स कर रहे हैं इसको। तो बताना है कि कॉमन टेम्परेचर क्या आएगा इस मिक्सचर का, ये पता करना है। तो कैसे करें, देखिए पहले अपन दोनों वाटर हम लेके आते हैं, आइस को एंड वाटर को हम लेके आ रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। किस पे शिफ्ट कर रहे हैं, इस पे शिफ्ट कर रहे हैं इसको अपन 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे शिफ्ट कर रहे हैं इसको अपन, दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहले आइस के पास कितनी कोल्ड वाली हीट है ये निकालते हैं, आइस के पास कितनी हीट है, इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए। तो इसको खाली क्या करना है, आपको स्टेट कन्वर्जन करना है, ml लगाना है। m कितना है इसका 50, l कितना होता है बेटा 80, ठीक है, तो कितना हो गया 4000 कैलोरी। अब वाटर के पास देखें कितनी वार्म हीट है, तो वाटर के लिए अपन निकालें, अब वाटर को तो 60 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, केवल यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करना है। तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, ms डेल्टा टी वाला, ठीक है, ये लगाइए ms डेल्टा टी। m कितना दे रखा है 50 ग्राम, वाटर का s 1 होता है, डेल्टा टी 60 डिग्री सेल्सियस को 0 पे लेके आएंगे तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 60, तो कितना है बेटा ये 3000 कैलोरी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आइस वाली के पास जो हीट है वो काफी ज्यादा है, तो आराम से कंप्लीट वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए केवल 3000 कैलोरी हीट चाहिए, जबकि आइस के पास तो कितनी 4000 है। तो आराम से पूरा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, फिर भी कुछ ठंडी हीट बचेगी एक्स्ट्रा, कितनी 1000 कैलोरी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो मिक्सचर बनेगा उसमें कुछ आइस होगी कुछ वाटर होगा, मतलब दोनों प्रेजेंट होंगे, वाटर भी आइस भी। अब दोनों एक साथ किस पे प्रेजेंट होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इसलिए मिक्सचर का टेम्परेचर क्या बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आपसे स्टूडेंट टेक्स 50 ग्राम वैक्स जिसकी स्पेसिफिक 0.6 दे रखी है, ठीक है, एंड हीट्स इट ऑल टिल द बॉइल पॉइंट, इसको बॉइलिंग पॉइंट तक इसको अपन गर्म कर रहे हैं। द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम इज फॉलोइंग हीट सप्लाइड वैक्स पर मिनट, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या पूछा है आपसे, एक तो पूछा गया आपको बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट कितना है, देखो ये रहा, यहाँ पे ये जो स्टेट होती है जो कन्वर्ट, ये तो बेटा किसको बता रहा है सॉलिड को, ये सॉलिड हो गया, ये किसको बता रहा है लिक्विड को, ये बता रहा है लिक्विड को, और ये गैस स्टेट को भी थोड़ी देर पहले अपन एक क्वेश्चन में देखा था अपन ने, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। और जो कंडीशन आप देख रहे हैं वाली, ये वाली पोजीशन कौन सी है, मेल्टिंग वाली पोजीशन है, ये आपको पता ही होता है, और ये वेपराइजेशन वाली प्रोसेस है, ठीक है, वेपराइजेशन ये अपन देख रहे हैं। अच्छा पहले तो बॉइलिंग पॉइंट की बात की, बॉइलिंग पॉइंट कितना है दिख ही रहा है बेटा 200 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर या तो 3 आएगा या 4 आएगा, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 200 लिखा हुआ है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे इसमें सप्लाइड हीट पर मिनट का वैल्यू कितनी है, तो गौर से बेटा 0 से लेकर 1 तक ये टाइम कितना है 1 मिनट है, तो 1 मिनट में कितनी हीट हुई सॉलिड के अंदर, इसको निकालते हैं अपन, इस वाली हीट को, ये वाली हीट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। क्या लगाएंगे Q इज इक्वल टू M
एस डेल्टा टी ये लगाते हैं। एम मास कितना गिवन है आपको 50 ग्राम, मास 50 ग्राम है, ठीक है। एस कितना है, एस देखो किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, अच्छा किलो से किलो काट दें तो क्या जाएगा कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो कैलोरी पर ग्राम कितनी रखी आपको 0.6, इसको 0.6 रख दिया मैं, 0.6 कैलोरी पर ग्राम। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना आया था 50 आया था, ये रख दो 50, ठीक है। तो बस इसको अपन रख देंगे तो बन जाएगा कितना 1500 कैलोरी, तो आ जाएगा 1500 कैलोरी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आराम से 1500 कैलोरी बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका थर्ड। तो इस तरह अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको असर्शन रीजन बताया गया है, देखना है कि स्टेटमेंट दोनों सही हैं गलत हैं या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं नहीं कर रहे, चेक करना है इसमें। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि एक वायर है जिसको अपन ने दोनों तरह से फिक्स किया हुआ दोनों एंड को, और वेवलेंथ सेकंड ओवरटोन। अच्छा यहाँ पे देखिए सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या होता है पहले तो बताओ। सेकंड ओवरटोन एक वायर है, इसके सेकंड ओवरटोन में कितने लूप बनेंगे अपन जानते हैं ना। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है, ठीक है, उसमें एक लूप होता है, उसके बाद होता है फिर फर्स्ट ओवरटोन 2 लूप, फिर आता है सेकंड ओवरटोन मतलब 3 लूप। तो इसमें कितने लूप है 3 लूप्स, इसमें बन रहे हैं 3 लूप्स है इसके अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन की बात हो रही है, ये फर्स्ट ओवरटोन है बेटा, फर्स्ट ओवरटोन में कितने लूप्स हैं 2 लूप्स, यहाँ पे ये 2 लूप्स हैं, इसमें 2 लूप्स है, क्लियर। अच्छा फ्रीक्वेंसी दूसरी रेशियो होती है, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 3n, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2n, इसकी फ्रीक्वेंसी 2n हो जाएगी, क्लियर। अच्छा अब आप जानते हैं वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन n, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है n, क्लियर। तो यहां से बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है, यहाँ पे इस वेवलेंथ पूछी गई ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 3n एंड 2n है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी 2/3 टाइम्स, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो और रीजन में ये बोल रहा हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन इज 3/2 टाइम्स, ठीक है, 3/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ओवरटोन मोड, बिल्कुल सही बात है। मतलब हमने देखा एसर्शन का जो रीजन निकल के आ रहा है ये निकल के आ रहा है, क्योंकि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/n की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आंसर का टिक करेंगे, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। आपसे कह रहा है कि एक आइस का ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड कर रहा है। अब इनिशियल वेलोसिटी आपने इसको दे दी और बाद में आगे रुक गया ये, मतलब यहाँ पे क्या हो फ्रिक्शन। अब आपसे कह रहा है कि फ्रिक्शन में जो एनर्जी लॉस हुई है वो उसकी वजह से आइस कुछ मेल्ट हो गई है, ठीक है। आइस मेल्ट हुई किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। और फ्रिक्शन में कितनी एनर्जी लॉस हुई, कंप्लीट जो काइनेटिक एनर्जी लॉस थी, काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई ना फ्रिक्शन की फॉर्म में लॉस हो गई है, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है के ई लॉस से यहाँ पे हीट डेवलप हुई और आइस मेल्ट हुई है, ठीक है। तो के ई लॉस कितनी है बेटा 12mv², कितनी है 12mv², और हीट क्या होती है ms डेल्टा टी लगा देंगे इसके लिए, तो ml लगाएंगे ना क्योंकि ये मेल्ट हो रही है, तो ml अप्लाई करेंगे। तो यहां से आप सॉल्व करके क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पूछा गया कितना अमाउंट यहाँ पे मेल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी लॉस 12mv² = ml, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट करके निकाल लो, तो इसका आंसर जाएगा 10 ग्राम। पूरी लॉस नहीं हो रही, ठीक है, इसको अपन m1 बोलते हैं, m1 फाइंड करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। इस m1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से आप m1 निकालेंगे ना, ये आ जाएगा ये 10 ग्राम नहीं 5 ग्राम आएगा, 5 ग्राम क्या आएगा बेटा 5 ग्राम। यहां से आप सोल्व करेंगे ये 5 ग्राम बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखते हो बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन 13 क्या है, यहाँ पे इसमें आपसे एक इक्वेशन दे रखी है एक वेव की, और इसमें आपसे कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव आपको बतानी है। सिंपल, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है Vmax इक्वल टू आपको पता ही है, Vmax इक्वल टू क्या होता है बेटा a ओमेगा, Vmax इक्वल टू a ओमेगा होता है। और वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ओमेगा अपॉन k करके, बस सॉल्व कर लो, इससे ये आ जाएगा इसका आंसर थर्ड, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इस तरह से 4 ब्लॉक्स रखे गए, अलग अलग इनकी लेंथ हाइट वगैरह दे रखी है इस तरह से। आपसे कह रहा है कि इनका टेम्परेचर अपन चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो किसकी हाइट में ज्यादा चेंज होगा, ठीक है, किसमें कम चेंज होगा, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं बेटा, जब भी इस लेंथ की बात कर रहे हैं, इस लेंथ की अपन, ये जो लेंथ दिख रही है ना, ये वर्टिकल वाली लेंथ दिख रही है, इन सभी की बात कर रहे हैं, इन सभी लेंथ जो दिख रही है आपको, ये इन सभी लेंथ की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इसमें,
अब देखो यहाँ पे इसमें डेल्टा एल, आप जानते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल नॉट एल्फा डेल्टा टी, क्या आपको पता ही है, ठीक है। मटेरियल सेम है, डेल्टा टी सेम है, तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल नॉट है। ये इसको एल नॉट बोल रहे हैं पर इनिशियल लेंथ सबकी एल नॉट। तो आप देखो सबसे ये दोनों लेंथ तो क्या है, आपस में इक्वल है, तो इसलिए और सबसे हाईएस्ट भी है, इक्वल भी है हाईएस्ट भी है, इसलिए इन दोनों का तो क्या आएगा, सेम आएगा। बी एंड सी का तो क्या आएगा, सेम, उससे कम ए है और सबसे कम डी है, तो इसलिए क्या आ जाएगा आंसर, थर्ड। तो अपन थर्ड आंसर टिक कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे इंटेंसिटी रेशियो आपसे पूछा गया है, दो इक्वेशन दे रखी है। अब इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, n स्क्वायर a स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे अलग अलग है और एम्पलीट्यूड भी अलग अलग है, गौर से देखिए फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है। तो यहाँ से I1 अपॉन I2 फाइंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो आएगा ये दो, ये अपन ये फाइंड करेंगे 1/2 हो जाएगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड ये 5 और 10 है, ये भी 1/2 रेशियो की फॉर्म में, तो कितना आ गया 1/16। तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि रेजोनेंस ट्यूब है, ठीक है। क्या बताएगी, रेजोनेंस ट्यूब, इसमें आपसे कह रहा है कि जब इसको 20 सेंटीमीटर हाइट तक अपन इसको बढ़ते हैं, तो इसकी फर्स्ट रेजोनेंस टू ऑब्टेन, फर्स्ट लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ओपन एंड रेजोनेंस विल आल्सो ऑब्टेन व्हेन वाटर लेवल इज एट डिस्टेंस ऑफ, अच्छा देखिए आप जानते हैं रेजोनेंस ट्यूब आपने एक्सपेरिमेंट किया ही है, इसमें जो आपको लेंथ मिलती है L1 L2 L3 जो रेजोनेंस मिलती है, रेजोनेंस लेंथ लगभग किस फॉर्म में होती है, लगभग 1:3:5 इस फॉर्म में होती है, लगभग नियरली, अगर एंड करेक्शन को नेग्लिजिबल मान लें, मतलब L2 जो लेंथ होती है, L2 लेंथ वो क्या होती है, नियरली 3 टाइम्स ऑफ L1। अब L1 आपको कितनी दे रखी है, 20, L1 दे रखी है 20, तो कितनी जाएगी ये, L2 का मान नियरली 60, तो क्या जाएगा आंसर, सेकंड। तो ऐसे अपन देखते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, मैचिंग करनी है, इसके अंदर मैच द कॉलम पे क्वेश्चन है। अब आप देखो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास अपन चेंज कर रहे हैं, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, इसका इफेक्ट पूछा गया है साउंड वेलोसिटी पे, ठीक है। साउंड वेलोसिटी जो अपन जानते हैं v इक्वल टू, आप जानते हैं रूट ऑफ गामा r t अपॉन mw, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है, v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t। तो एक तो अपन देख रहे हैं क्या है बेटा, v प्रोपोर्शनल टू आ रहा है रूट ऑफ t, ठीक है, एक आ रहा है v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ mw, ठीक है। और अपन देख रहे हैं प्रेशर के साथ इसकी डिपेंडेंसी क्या होती है, प्रेशर पावर 0, ठीक है। तो फर्स्ट में कह रहा है टेम्परेचर आपने 4 टाइम्स कर दिया, तो टेम्परेचर 4 टाइम्स कर देंगे तो वेलोसिटी 4 का रूट करिए 2 होता है, तो 2 टाइम्स जाएगी, तो क्या जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, बिकम्स 2 टाइम्स, ये रहा 2 टाइम्स, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे, इधर ए का तो क्या जाएगा क्यू, टेम्परेचर 4 टाइम्स, क्या स्पीड क्या होगी 2 टाइम्स। ऐसे यहाँ पे सी में देखो टेम्परेचर आपने क्या 8 टाइम्स करेंगे तो क्या बन जाएगी, हो जाएगी 2√2 टाइम्स, ओके। प्रेशर का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्रेशर का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये रहा अनचेंज प्रेशर का तो, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास 4 टाइम्स कर रहे हैं तो हाफ हो जाएगी, क्योंकि 1/√mw है ना, ये जाएगा इसका। क्लियर, आशा करता हूं बात समझ आ गई हो आपको। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि बेटा एक क्लोज पाइप है और एक ओपन पाइप है। ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप है, दोनों सेम लेंथ के, और इनमें कितनी बीट्स बन रही है, 2 बीट्स बन रही है। बीट्स मतलब डेल्टा इन, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस डेल्टा इन निकाले, तो डेल्टा इन बेटा ओपन पाइप के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, V/2L, क्लोज पाइप के लिए होता है V/4L, ठीक है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को हम बोलते हैं बीट्स, ठीक है, डेल्टा इन। तो क्या जाएगा ये V/4L, और ये बीट्स कितने बताया गया आपको, 2 बीट्स, ये हमें 2 बीट्स गिवन है। तो यहां से अगर मैं फाइंड करूं V/L की वैल्यू कितनी आएगी, V/L 8 आएगा, V/L 8 आ गया यहां से। अब देखिए, अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पे न्यू बीट्स निकालने कब, आपने कहा है कि इसने ओपन पाइप को, है ना, लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज हाफ, ओपन पाइप की लेंथ अपन हाफ कर रहे हैं, मतलब ये लेंथ हाफ कर रहे हैं, तो V/2 ये L/2 कर दी, हाफ कर दी अपन ने, माइनस, और जो क्लोज पाइप है इसकी लेंथ को अपन डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल कर रहे हैं तो ये तो 2 से 2 कैंसिल, क्या है बेटा, ये V/L और ये V/8, ठीक है, V/8L, मतलब 1 - 1/8 क्या होगा, 7/8 हो गया,
7/8 V/L। रख दो V/L का मान 8, तो कितना आएगा आंसर 7, तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि करेक्ट ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी n एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी बताना है वाइब्रेटिंग वायर। एक वायर है वाइब्रेटिंग फॉर्म में, तो इसके लिए क्या रिलेशन होता है? तो देखो आपको पता है फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू जो लिखते हैं 1/2L रूट ऑफ t अपॉन म्यू। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1/2L रूट ऑफ t, और म्यू क्या होता है? पाई r स्क्वायर रो। ठीक है, तो रो के साथ रिलेशन क्या रहे? n इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? 1/√रो। तो ये 1/रो के साथ रिलेशन पूछा, इनवर्स रिलेशन बनेगा, तो आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि टू डिफरेंट वायलेंस हैं। ठीक है, वायलेंस से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनमें व्यतिकरण पॉसिबल नहीं है, इंटरफेरेंस। देखो आप एक चीज जानते हैं, इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना मस्ट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना मस्ट है, तभी इंटरफेरेंस ऑप्टेन होगा। ठीक है, स्टेबल इंटरफेरेंस तभी मिलता है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, मतलब दोनों कोहेरेंट सोर्स हो। कोहेरेंट सोर्स होने के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, मतलब उनके बीच जो फेज डिफरेंस है टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इंटरफेरेंस बिटवीन द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय टू वायलेंस। तो दो अलग अलग वायलेंस हैं, जनरली दोनों वायलेंस क्या होता है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी होंगे, सेम टाइप की फ्रीक्वेंसी के होंगे ही नहीं। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत भी टाइट करते हैं, अपन वायलिन की वायर को टाइट करते हैं, दो सेम टाइप के वायलिन लिए गए, तो जरूरी नहीं कि दोनों में टाइटनेस बिल्कुल सेम पॉसिबल हो, इतना इजी पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल असर्शन सही है और रीजन भी करेक्ट है, इसी वजह से तो असर्शन बोल रहा है। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया, तो क्या जाएगा ये फर्स्ट। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे। 21 में आपसे कह रहा है कि ओपन पाइप P1 है और क्लोज एट वन एंड, और दूसरा जो P2 है ये दूसरा और दोनों एंड से क्लोज है। नहीं, पहला तो वन एंड से, मतलब पहला तो क्लोज पाइप है, दूसरा वाला ओपन पाइप ऐसा बोला गया है। ठीक है, और ट्यूनिंग फॉर देन द रेशियो ऑफ लेंथ P1 एंड P2 की रेशियो पूछी गई है क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम करने बोल रहे हैं कि दो पाइप है, एक क्लोज पाइप है एक ओपन पाइप है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी ऑफसेट हो रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली है? यहां पे बोला गया है कि ये फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, किसका फर्स्ट ओवरटोन? ओपन पाइप जो कि क्लोज पाइप, ठीक है, वन एंड से ओपन है वन एंड से क्लोज है, इसका फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कितनी होती है? 3n। आपको पता है क्लोज पाइप में फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू क्या होती है? 3n होती है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ V/4L। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद फिर अब आगे आए, आपसे बोला कि जो दूसरा पाइप ओपन है, ओपन पाइप के लिए क्या बोला गया? इसमें थर्ड ओवरटोन बन रहा है। इसमें थर्ड ओवरटोन, ओपन पाइप की थर्ड ओवरटोन होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब 4 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब V/2L। ठीक है, बस अब यहां से L1/L2 पूछा है, तो निकाल लो L1/L2 कितना बन जाएगा? 3/8। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डोरी है, इसका रेखीय द्रव्यमान घनत्व गिवन है आपको, मतलब आपको म्यू की वैल्यू गिवन है। ये क्या गिवन है आपको? म्यू आपको गिवन है 10⁻⁻4 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी गिवन है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इसकी इक्वेशन जो दे रखी है स्ट्रिंग के अंदर, इसकी इक्वेशन ये गिवन है, तो यहां से अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं V=ω/K करके। तो V=ω/K, ओमेगा यही सही 30, मतलब T का मल्टीप्लायर और X का मल्टीप्लायर K होता है जो कि 1 है, तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई? 30। अब हमसे टेंशन इन स्ट्रिंग पूछा है, तो आप जानते हैं बेटा V= क्या होता है? √T/μ। तो यहां से आप निकाल लो T क्या बन जाएगा? V² तो उसको रख दो V एंड म्यू की वैल्यू, तो 0.09 ये बन जाएगा, मतलब फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में आपसे कह रहा है कि एक रेजोनेंस ट्यूब है, इसकी फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर, सेकंड रेजोनेंस लेंथ कितनी है? 49 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर 330 है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क आपको बतानी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए अब अपन जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। ओके, n = V/λ।
अब लैम्डा को आप रख सकते हैं ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ाई आपने, लैम्डा क्या होता है ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1। ठीक है, तो बस यहाँ पे रख दिए। वेलोसिटी कितनी रखी है 330 अपॉन 2 L2 माइनस L1 करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 33 इंटू 10 पावर माइनस 2, क्योंकि सेंटीमीटर में ना ये। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 500 हर्ट्ज, तो यहां से जाएगा 500। ठीक है, तो आंसर आ गया बेटा इसका 500 हर्ट्ज। ठीक है, ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इसको अपन यहाँ पे फिक्स कर रखा है। अब इस स्ट्रिंग में एक पल्स अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस पल्स को आगे जाने में, यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पे एक पल्स बन रही है इस तरह से, ये पल्स किसी v वेलोसिटी आगे जाएगी तो कितने टाइम में इस एंड तक पहुंचेगी, आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले वेलोसिटी पर निकाले बेटा, v इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ t अपॉन म्यू। ये आपको पता है v इक्वल टू रूट ऑफ t अपॉन म्यू होता है। तो t आपको दे रखा कितना, टेंशन 200 न्यूटन, लेंथ भी दे रखी है, मास भी दे रखा है, तो यहाँ रख देंगे म्यू को रख देते ना मास अपॉन लेंथ। तो सॉल्व कर लो तो वेलोसिटी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा रख देंगे यहाँ से, ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 20 और स्पीड कितनी है 40, तो कितना आ गया आंसर 0.5 सेकेंड। ठीक है, ऐसे अपन फाइंड कर सकते हैं। चलो आते हैं आगे 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या कह रहा है 25। देखिए, ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज प्रोड्यूस 10 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, 10 बीट्स पर सेकेंड विद अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो बेटा वायर जो होती है स्ट्रिंग वायर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं अपन 480 प्लस माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे 10 बीट्स मिल रहे हैं तो या तो फ्रीक्वेंसी 10 ज्यादा होगी या 10 कम होगी। ठीक है, तो या तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पे, या तो होगी 490 हर्ट्ज होगी या फिर होगी कितनी 470 हर्ट्ज। इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। अगली बात को जो आंसर सेटिस्फाई करेगा, बोलो दोनों में से जो वैल्यू नेक्स्ट लाइन को सेटिस्फाई कर रही है वही करेक्ट होगी। तो हमसे कह रहा है कि अगर अपन ने टेम्परेचर यहाँ पे टेंशन इंक्रीज कर दिया है। अच्छा, अपन देखते हैं बेटा वायर होता है जो ना एन वायर, वायर की फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू क्या होती है टेंशन। ठीक है, तो एन वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होती है टेंशन की इक्वल होती है रूट ऑफ टी के, क्योंकि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। तो यहां से अगर अपन ने यहाँ पे टेंशन को इंक्रीज किया है तो एन वायर क्या होगी इंक्रीज, बिकॉज आप यहाँ पे टेंशन इंक्रीज कर रहे हो तो वायर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। चलो उसको इंक्रीज करें बेटा 491, 492, 493 इस तरह से। ठीक है, अच्छा देखिए अब आपसे कह रहा है कि हमें जो बीट्स मिल रहे हैं वो अब 10 से ज्यादा मिल रहे हैं। तो देखो चेक करो ये वैल्यू कितने बीट्स देगी आपको 480 के साथ में 11 बीट्स। ठीक है, ये कितनी बीट्स देगी 12 बीट्स। सही बात है, ज्यादा बीट्स आ रहे हैं, आ रही ना, ज्यादा बीट्स आ रहे हैं। मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये करेक्ट है। अच्छा, इसको भी चेक कर लें एक बार, इससे कितने बीट्स मिलेंगे। देखो इसको हमने इंक्रीज किया, कितना है 471, 472। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ कितने बीट्स मिल रहे हैं 9, इसके साथ कितने मिल रहे हैं 8। ठीक है, तो यहाँ तो बीट्स कम हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा कम कर देते तो बीट्स बढ़ भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे हम स्लाइटली इंक्रीज करें, ज्यादा फर्क नहीं कर रहे। ठीक है, स्लाइटली इंक्रीज बोला ना, इसलिए यहाँ पे हम क्या आंसर टिक करेंगे 490 हर्ट्ज। तो क्या जाएगा 490 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में इस तरह की ये इक्वेशन बता रखी है कि t इक्वल टू 1 सेकंड पर y का मान इतना है, सॉरी t इक्वल टू 0 पे y इतना है, t इक्वल 2 पे y की वैल्यू इतनी है। तो हमसे पूछा इस वेव की वेलोसिटी क्या है वो हमें चेक करनी है। तो पहले अपन देखें जनरल कॉन्सेप्ट से, तो एट टाइम t वैल्यू ऑफ y क्या होनी चाहिए। पर हमें अपने आप सोचना है, ये चीज की t की टर्म्स में इस इक्वेशन को हम क्या लिखें। t की टर्म्स में इस इक्वेशन क्या लिखें कि जहां पे t का मान 0 पुट किया जाए तो ये आ जाए, और t का मान 2 पुट किया जाए तो आ जाए। तो सोचिए ऊपर 1 है, यहाँ दोनों तरफ जो 1 तो आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस है 1 प्लस भी आएगा। फिर यहाँ पे देखिए x माइनस 1, तो उसको वैसे सोचिए, इसलिए लिखूं मैं x माइनस t अपॉन 2 होल स्क्वायर लिखते हैं। चलो तो आप सोचिए t को अगर देखिए इधर t को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो बन जाएगा, और t को हम रखेंगे 2 तो 2/2 1 होता है, ये आ गया। तो बिल्कुल सही लिखा है अपन ने। तो यहां से हम देखें अब वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अपॉन k। ओमेगा क्या है मल्टीप्लायर ऑफ t जो कि हाफ है,
और के मल्टीप्लायर ऑफ एक्स जो कि 1 है, तो कितना आ गया 0.5, तो आ गया फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे अपन फाइंड कर सकते हैं। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको एक रेजोनेंस ट्यूब बता रखी है और इसकी लेंथ बता रखी है 1 मीटर। तो कितने इसके अंदर टोटल रेजोनेंस ऑब्टेन हो सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। अच्छा, आप जानते हैं बेटा रेजोनेंस के अंदर जो फर्स्ट मोड होता है, मतलब जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, उसके अंदर हम देखते हैं हाफ लूप बनता है वेव का, मतलब इस तरह से। तो इस तरह से बेटा यहाँ तक ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो इसके अंदर कुछ इस तरह की वेव बनती है, इस तरह से ये। ठीक है, मतलब ये कितनी लेंथ है λ/4, मतलब एंड करेक्शन को अपन नेग्लिजिबल बोल रहे हैं, तो एंड करेक्शन नेग्लिजिबल बोलते हैं λ/4 है। तो अगली जो लेंथ आती है, पहले चलो देखते हैं फर्स्ट लेंथ कितनी बनेगी। ये फर्स्ट लेंथ बन रही है λ/4। ठीक है, तो फर्स्ट लेंथ λ/4 बन रही है 1/4। लैम्डा को लिख दें v/n, लैम्डा को v/n रख दें, तो 1/4 v कितनी रखी है वेलोसिटी आपको दे रखी है 330, ये दे रखी है 330, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 500। ठीक है, तो यहां से आप देखो कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0.66 मीटर, ये बन जाएगा 0.66 मीटर। ठीक है, 0.66 नहीं, यहां पे ये वैल्यू जाएगी 0.33 डिवाइड बाई 2 आएगी। ठीक है, 0.33 डिवाइड बाई 2 ये बनेगी आपको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की लेंथ। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, अब जो इसमें नेक्स्ट लेंथ होती है, नेक्स्ट लेंथ एक तो λ/4 होती है, बता दी आपको λ/4। फिर जो नेक्स्ट लेंथ मिलती है, अगर एंड करेक्शन को नेग्लिजिबल बोलते हैं अपन, तो कितनी होती है 3 λ/4। ठीक है, फिर उसके बाद 5 λ/4, फिर 7 λ/4, इस तरह आती है 7 λ/4 आगे इस तरह मिलती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने λ/4 आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, उसका 3 टाइम्स करें, फिर 5 टाइम्स करें, फिर 7 टाइम्स करें, तो हम देखेंगे 7 टाइम्स करने पर इस वैल्यू का 7 टाइम्स करने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 1 हो जाएगी। ये वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी, इसलिए ऑब्टेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेजोनेंस ट्यूब की लेंथ ही कितनी है बच्चों, केवल 1 मीटर। तो ये लेंथ तो आ गई मोर देन 1, तो केवल एक तो ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, ये लेंथ ऑब्टेन नहीं हो पाएगी 7 λ/4। तो टोटल कितने रेजोनेंस मिलेंगे 3, तो हमें केवल 3 रेजोनेंस ही मिल पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में ये पार्टिकल्स बता रखे हैं। ठीक है, आपसे कहा कि वेव किधर जा रही है, दाईं ओर, मतलब टुवर्ड्स राइट। वेव जा रही है टुवर्ड्स राइट, इस तरह से वेव जा रही है, इस तरह से v टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव x डायरेक्शन लॉन्ग जा रही है, तो वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव है। पार्टिकल की वेलोसिटी आपको चेक करनी क्या होगी, देखिए यहां पे अपन देखें स्लोप, इस जगह स्लोप कैसा बेटा पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप नेगेटिव है, यहां पे स्लोप अगेन पॉजिटिव है। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव से स्लोप आ रहे हैं। अब देखिए पार्टिकल वेलोसिटी, अभी कुछ टाइम पहले एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने, Vp = -v * स्लोप, मतलब dy/dt ना स्लोप। तो देखिए पार्टिकल वेलोसिटी फर्स्ट के लिए अपन देखें माइनस, तो साइन वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव y के अलोंग, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका 4th। तो फर्स्ट डाउनवर्ड है, ये सेकंड में स्लोप नेगेटिव था तो अपवर्ड हो जाएगी, इसमें अगेन सेम वही बात आ रही है फर्स्ट की जैसी, तो ये भी डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड अपर डाउनवर्ड, ये आएंगे पार्टिकल के मोशन की इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपकी स्क्रीन पर, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, इसको अपन समझे, इस हिसाब से कह रहा है कि 2 वायर दे रखे हैं। ठीक है, दोनों सेम मटेरियल के हैं, सेम इनका डायमीटर है, बट लेंथ अलग अलग है। ठीक है, और दोनों सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीड हो रहे हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/12 √T/μ, ये आप सब लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से ये सेम गिवन है आपको, मटेरियल भी सेम है तो म्यू भी सेम दे रखा है, तो टी का एल के साथ रिलेशन क्या जाएगा, T = L²। बस ये पूछा है, दोनों की लेंथ अलग अलग है, एक में टेंशन गिवन है, दूसरे में टेंशन पूछी गई है, तो बस ये अप्लाई कर दो, तो सोल्व करने पे आंसर आएगा 100। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये आपको बताना है।
फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, दोनों सिरों से खुले पाइप में कंपनों का अध्ययन किया जाए तो कौन सा कथन असत्य है। मतलब दोनों एंड ओपन है और ओपन ऑर्गन पाइप है, इसके बारे में आपसे कह रहा है कि कौन सा गलत है। पहला कह रहा है कि खुले सिरे पर प्रस्पंद बनेंगे, सही बात है। ओपन एंड पर क्या बनते हैं, एंटीनोड बनते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है कि ऑड हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड। तो अपन जानते हैं ओपन ऑर्गन पाइप में ऑड हार्मोनिक्स एंड इवन हार्मोनिक्स सही बनते हैं, इवन एंड ऑड दोनों बनते हैं, ठीक है। तो अगर ये बोलता कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स तो स्टेटमेंट गलत होता, अभी फिलहाल सही है ये। अब कह रहा है ऑल हार्मोनिक्स, बिल्कुल ये भी सही है। चलो एक बार और देख ले, सेकंड को थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। फोर्थ में कह रहा है प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स। बेटा दोनों एंड्स पर क्या बनता है, एंटी नोड, जबकि प्रेशर चेंज मैक्सिमम कहां होता है, नोड पर। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट सरासर झूठ बोल रहा है आपसे, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट को ही हमें टिक करना है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट को अपन ने करेक्ट मान लिया, ठीक है। आगे में कि इवन एंड ऑड दोनों हार्मोनिक्स मिलती हैं। सेकंड में अगर ये बोलता है ना कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स तो फिर अपन सेकंड को गलत मानते हैं, लेकिन अभी हम देख लिया फोर्थ स्टेटमेंट सरासर गलत मिल ही रहा है, तो फोर्थ को टिक कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो आते हैं 31 पर। 31 पे आपसे कह रहा है कि एक इंजन है, किसी पहाड़ की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस तरह से को यहाँ पे इस तरह से बेटा कोई इस जगह ये कोई पहाड़ है, यहाँ पे कोई इंजन है, इस जगह यहाँ पे इस तरह से ये इंजन है, यहाँ से कंटिन्यू वेव प्रोड्यूस हो रही है इस इंजन से, और इसकी वेलोसिटी मान लो v है, ये v वेलोसिटी आगे जा रहा है, साउंड प्रोड्यूस हुई, तो साउंड प्रोड्यूस हुई, साउंड ऐसे आएगी, इधर से टकरा कर आएगी इधर। अब बेटा जब तक टकरा के साउंड यहाँ पहुंचेगी तब तक ये इंजन भी कुछ चल चुका है, यहाँ पहुंच गया इंजन इस जगह तक, और यहाँ पे आके यहाँ पे ड्राइवर है, इसने इसको रिसीव किया है, इसने वेव्स ने, ठीक है, वेव्स को इसने रिसीव किया ड्राइवर ने। और ये डिस्टेंस आपको दे रखी थी, यहां से तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 0.9 किलोमीटर, ठीक है। 0.9 किलोमीटर मतलब 900 मीटर दे रखी है आपको डिस्टेंस, ये 900 मीटर, यहां से तक की डिस्टेंस ये 900 मीटर है, ठीक है। तो बेटा ये वेलोसिटी भी है, और यहाँ पे साउंड जो ट्रेवल कर रही है, साउंड किससे ट्रेवल कर रही है, यू स्पीड से, साउंड ट्रेवल कर रही है यू वेलोसिटी से, ठीक है। अच्छा देखिए बेटा टी टाइम में यहां से लेकर यहां तक इंजन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, टी टाइम में क्या होगी, v इंटू टी, और साउंड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, देखिए साउंड यहां से जाके इधर जाके ये आई है यहां तक, इधर इस तरह से साउंड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल करी, क्या हो जाएगी, u इंटू टी, ठीक है। तो u इंटू टी अब आप समझ सकते हैं, देखो ये u इंटू टी और ये v इंटू टी, इन दोनों का सम करें, हम दोनों का सम करें, vt प्लस u इंटू टी, क्या बनेगा बेटा, ये इज इक्वल टू 900, ये प्लस 900 ही है, तो कितना हो गया 1800, मतलब ट्वाइस ऑफ 900 कर देंगे, ठीक है। ट्वाइस ऑफ 900 कर दिया अपन ने। बस यहां से हमें सब दे रखा है, क्या निकालना है इसके अंदर, इंजन की वेलोसिटी निकालनी है और v का मान निकालना है, v हमें फाइंड करना है, v प्लस u इंटू टी, टी कितना है यहाँ पे, टाइम आपको दे रखा कितना 5 सेकेंड, और ये 1800, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे तो v प्लस यू इक्वल टू कितना बन जाएगा, 360। इसमें रख दो u का मान, कितना u आपको दे रखा है 330, तो v कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो v का मान कितना आ गया 30, v इज इक्वल टू 30, तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड, ये आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। यहां पे आपसे कह रहा है कि बेटा हम आइस दे रखी है 2 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम 1 ग्राम वेपर के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों को अपन लेके आते हैं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे अपन शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं दोनों को एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो पहले देखें आइस के पास कितनी कोल्ड हीट है, ये अपन चेक करें। तो बेटा आइस को हमें 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लेके आना है, तो पहले तो उसका स्टेट कन्वर्जन करना पड़ेगा, मतलब ml, फिर उसका टेम्परेचराइज करेंगे ms डेल्टा t, तो ml करें तो m कितना है 2, l कितनी होती है 80, ठीक है ml, फिर ms डेल्टा t, m तो 2 है, s 1 है, डेल्टा t कितना हो जाएगा 100, तो कितना होगा ये 160 एंड 200 360 कैलोरी, ये तो आ गया 360 कैलोरी। अब यहाँ पे हम सेकंड जो स्टीम है, स्टीम के लिए निकालते हैं, स्टीम के लिए कितनी इसके पास वार्म हीट है, ये निकालते हैं वार्म हीट स्टीम के पास। तो स्टीम को
जो स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस की, इसको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना है, तो केवल आपको स्टेट कन्वर्जन करना है। तो क्या लगाना है, ml, मास 1 ग्राम है, लेटेंट हीट 540 है, ठीक है, कितना हो गया 540 कैलोरी। तो अब देखिए कौन सी वाली हीट जा रहा है, वार्म वाली हीट, स्टीम वाली हीट ज्यादा है, तो ये पूरी की पूरी आइस को कन्वर्ट कर देगी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, फिर भी कुछ स्टीम एक्स्ट्रा बच जाएगी। तो लास्ट में फाइनली आपके पास वाटर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एंड स्टीम का कॉम्बिनेशन आएगा, मिक्सचर आएगा। और हम जानते हैं स्टीम एंड वाटर दोनों एक साथ किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो क्या आएगा टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहा है कि एक आपको लॉन्ग रोप दे रखी है, इस तरह से एक रोप है, ठीक है। इस रोप के सेंटर पे, इस जगह सेंटर पे बताना है कि जो पल्स है ये मूव कर रही है v वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, क्या होगी वेलोसिटी। तो पहले तो यहाँ पे देखो बेटा, इस जगह हमें टेंशन सोचनी पड़ेगी। पहले देखो अपन जानते हैं वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी की टेंशन चाहिए, पहले टेंशन मिड पॉइंट पर, तो मिड पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी, हाफ होगी, क्योंकि कंप्लीट वेट इसका कितना है 50 है, तो मिड पॉइंट पे टेंशन इसके नीचे वाले पोर्शन के वेट की वजह से होगी, तो इसके नीचे वाले पोर्शन का वेट कितना आएगा 25, ठीक है। तो टी तो ये है, अब म्यू इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, मास अपॉन लेंथ। तो मास तो आपको दे रखा है टोटल कितना है, टोटल मास कितना जाएगा, कितना है डिवाइड कर दो 5 वगैरह, mg का मान 50 दे रखा है तो मास कितना है 5, डिवाइड बाय लेंथ कितनी है 20, ठीक है। तो अब v इज इक्वल टू क्या कर देंगे, रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी अपॉन म्यू कर देंगे, तो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा इसका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। देखिए क्वेश्चन 34 में आपसे क्या कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ l और इसका म्यू गिवन है आपको, ये क्या गिवन है म्यू, ये आपको म्यू गिवन है मास पर यूनिट लेंथ, और इसमें टेंशन गिवन है 540 न्यूटन, ये आपको टेंशन गिवन है 540 न्यूटन, ठीक है। और इसमें दो पास पास वाली फ्रीक्वेंसी रखी है 420 हर्ट्ज एंड 490 हर्ट्ज। अच्छा इसका रेशो अगर अपन देखिए दोनों में किससे डिवाइड हो रहा है, गौर से देखिए 70 से डिवाइड हो रहा है, 7 6 जा 42 एंड 7 7 जा 49, मतलब 70 से डिवाइड हो रहा है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि 70 n इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 70 हर्ट्ज आएगी। और चलो 70 से डिवाइड भी करें इसको, तो हम देखते हैं 70 डिवाइड करने पे क्या आता है 6 और रेशो, और ये फ्रीक्वेंसी रेशो कितना आएगा 7, ठीक है। तो 6/7 ये रेशो बन रहा है। तो ये स्ट्रिंग कौन सी है, हम देख रहे हैं स्ट्रिंग जो है बेटा ये दोनों तरह से टाइट स्ट्रिंग है, मतलब दोनों तरह से फिक्स स्ट्रिंग है, 6:7 बन रहा है ना, मतलब इस तरह से दोनों एंड से स्ट्रिंग फिक्स की गई है, इस तरह से दोनों एंड से फिक्स स्ट्रिंग है, तभी तो इसके अंदर हम जानते हैं इवन एंड ऑड दोनों हार्मोनिक्स मिलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 70। अब n का मान क्या होता है 1/2L। अच्छा यहाँ पे अच्छा गौर से देखिए इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 70 है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2L रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, और उसको रख दो 70। बस आपको सॉल्व करके निकालना है, L निकालना है, तो से आप L सॉल्व करेंगे तो L का मान क्या बन जाएगा 2.1 मीटर, ये सॉल्व कर लो 2.1 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में आपको ये 4 स्टेट बता रखे हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें डिसाइड करना है। पहला स्टेटमेंट करें कि जब भी साउंड वेव एयर से वाटर में जाती है तो वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ये तो सही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है अनचेंज, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। सेकंड स्टेटमेंट इन स्टैंडिंग वेव ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट विद सेम एम्पलीट्यूड, गलत है। स्टैंडिंग वेव में लूप बनते हैं और आप जानते हैं लूप में जो एंटीनोड वाला पॉइंट है उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, तो सभी के एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तो ये भी गलत है। थर्ड में कह रहा है ऑर्गन पाइप हैज टू सक्सेसिव हार्मोनिक विद फ्रीक्वेंसी 400 एंड 560 हर्ट्ज, दिस पाइप इज ओपन ऑर्गन पाइप। एक बार चेक करें रेशो कितना आ रहा है, तो देखिए इसमें दोनों में आप 80 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 5:7 बनेगा, दोनों में 80 से डिवाइड करेंगे 5:7, जो कि आप देख रहे हो एक ऑड रेशो आ रहा है,
मतलब ऑड हार्मोनिक्स केवल किसके अंदर मिलते हैं, सीओपी के अंदर। और इसने बोला है ओपी, मतलब ये भी झूठ बोल रहा है, गलत है ये, ठीक है, स्टेटमेंट भी गलत है ये, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेटमेंट नंबर 4, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स इज फॉर्म्ड इन हॉर्न पाइप, बिल्कुल सही बात है, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव बनती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 4, तो आंसर आएगा ओनली फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, केवल फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आपसे कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है जो कि 2 स्ट्रेच स्ट्रिंग है, जो कि 2 सपोर्ट से अपन इसको फिक्स कर रखा है, और यहाँ पे इसमें वाइब्रेट इन सेकंड ओवरटोन मोड। बेटा सेकंड ओवरटोन मोड में कितने लूप बनेंगे, 3 लूप। सेकंड ओवरटोन में मतलब 3 लूप्स बन रहे हैं। इस तरह से अपन देखें इस स्ट्रिंग में 3 लूप्स बनेंगे, 3 लूप्स, एक लूप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 3 लूप्स बन रहे हैं इसमें। स्ट्रिंग इस तरह 3 लूप्स के अकॉर्डिंग वाइब्रेटोरी है। एक एंटी नोड यहाँ पे होगा, एक एंटी नोड यहाँ पे, एक एंटी नोड यहाँ पे। कितने एंटी नोड्स हैं, 3 एंटी नोड है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ एंटी नोड्स, नंबर ऑफ लूप्स सही है, 3 है, 3 लूप बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम L/6 L/2 5, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो ये डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस कितनी रखी है, कंप्लीट डिस्टेंस L है, तो यहां से तक की डिस्टेंस क्या हो गई, L/6 हो गई है, L/6। यहां से तक की डिस्टेंस क्या हो गई, L/2, ठीक है। फिर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस इस जगह तक की कितनी है, 5 L/6, ठीक है। तो उसमें को सही है स्टेटमेंट, सेकंड भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों कथन सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे कह रहा है कि एक तांबे का गोला है, इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, कॉपर स्फीयर है, इसको अपन गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने में परसेंटेज चेंज ज्यादा किसमें होगा, तो बेटा सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज होता है वॉल्यूम के अंदर, फिर सरफेस एरिया में, फिर उसकी रेडियस में, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, ठीक है, सरफेस एरिया में सुपरफिशियल एक्सपेंशन और रेडियस में लीनियर एक्सपेंशन। तो सबसे ज्यादा चेंज किसमें होगा बेटा, यहाँ पे क्षेत्रफल। अब वॉल्यूम तो है ही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं लगा, तो हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल में अधिकतम चेंज होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में कह रहा है कि वाटर को अपन 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट इज कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर अंटिल इट्स टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। गलत बात है, ठीक है। हम जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये आपने पढ़ा ही होगा बचपन में, ग्राफ कुछ इस तरह ग्राफ बनता है डेंसिटी का, ठीक है। तो ये 0, ये अपन बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये अपन लेके चले मान लो 10 डिग्री सेल्सियस कुछ भी ले ले, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी क्या होती है इसकी, मैक्सिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी इसकी मैक्सिमम है, तो डेंसिटी का हम टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, और ये कह रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके आएंगे, तो देखो इस तरफ अपन जा रहे हैं, तो डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये बोल रहा है कि डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। चलो 39 पे आते हैं। 39 में क्या कह रहा है आपसे, देखिए आपको इक्वेशन दे रखी है, किसी स्ट्रिंग के अंदर इक्वेशन ऑफ वेव दे रखी है, और ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए, इनके 4 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको चेक करने हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि यह 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के एक प्रगामी तरंग नहीं है, क्योंकि बेटा दोनों तरफ से फिक्स कर रखा है, तो प्रगामी तरंग नहीं है, अप्रगामी तरंग है, स्टैंडिंग वेव है ये। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, और सेकंड कह रहा है कि अप्रगामी बिल्कुल सही है। अब चेक कर ले फ्रीक्वेंसी 60 आ रही नहीं आ रही, देखो फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे n = कैसे निकाल सकते हैं, ω/2π करके, तो ω/2π करेंगे, ओमेगा ये रहा इसके अंदर, ये रहा t का मल्टीप्लाई ना ओमेगा 120 पाई, तो 120 पाई अपॉन 2π करोगे 60 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अप्रगामी तरंगें जो कि इसी स्पीड से मूव करती 2 प्रगामी तरंगों के दर्पण बनती, बिल्कुल सही बात है। क्यों निकालेंगे अपन v = ω/k करिए, ये रहा ओमेगा 120 पाई के, ये रहा 2π/3, तो सोल्व करो, इससे आ जाएगा 180, तो ये भी सही है। फिर आपसे कह रहा है कि इस तरंग का आयाम नियत है, नहीं, हर अलग अलग पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है स्टैंडिंग वेव के अंदर, ठीक है, तो आयाम का मान नियत नहीं होता, इसलिए गलत है ये, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड ये 2 स्टेटमेंट सही है, तो क्या आएगा इसका आंसर, थर्ड, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने ये रहा, इसमें आपसे कह रहा है कि कोई धातु का ताप है, इसका 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो इसके वॉल्यूम में 0.24% का इंक्रीमेंट होता है, तो इसका हमें रेखीय प्रसार गुणांक बताना है, क्या होगा। तो देखो आप जानते हैं डेल्टा V/V,
इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी गामा डेल्टा टी के इक्वल होता है, गामा डेल्टा टी के। ठीक है, दोनों तरफ अपन 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी ये लो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम का परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, कितना परसेंट है, 0.24, इसको रखते हैं 0.24%। ठीक है, गामा को हम लिखते हैं 3 अल्फा, ये हमें निकालना है। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, कितना रखा है डेल्टा टी का मान 40, ये रख दिया 40 और ये 100। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा यहाँ से 2 × 10⁻⁵ सॉल्व करके अल्फा निकाल लेंगे अपन। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। आपसे कह रहे हैं सेम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस है, इसमें आपको ध्वनि की चाल का अनुपात निकालना है, साउंड वेलोसिटी का रेशियो। V इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन mw, ये आप जानते ही हैं। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या लगा दो, 1 अपॉन रूट ऑफ mw। ठीक है, बस इतना तो क्वेश्चन था। ओके, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक पात्र है, इसके अंदर अपन किस चूल्हे पर रखा है पात्र को, और इसके अंदर हम इसको कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, और इस पात्र के अंदर 5 किलोग्राम जल है और 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आराम से T = 0 पर। ठीक है, और जैसे अपन हीट सप्लाई करते आ रहे हैं, किस तरह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है सिस्टम का, ये ग्राफ आपको बताया गया है। और आपसे कह रहा है कि टेम्परेचर यहाँ पे मतलब इसकी ऊष्मा धारिता नगण्य माननी है पात्र की, मतलब पात्र यहाँ से कोई जो कंटेनर है कोई हीट गेन नहीं कर रहा, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये अपन को मान के चलना है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर इनिशियल में बर्फ का मास कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे वाटर रखा है, तो वाटर का मास कितना है इसके अंदर 5 kg वाटर है। ठीक है, और जो आइस है, मास ऑफ आइस, सपोज मास ऑफ आइस m मान लेते हैं अपन, मास ऑफ आइस है m। ठीक है, आइस का मास m अपन ले लेते हैं। अब देखिए कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई हो रही है, तो जो हीट रेट यहाँ पे दी गई है उसी हीट रेट से यहाँ पे आगे सप्लाई की जा रही है, कंटिन्यू कांस्टेंट हीट रेट से हीट सप्लाई हो रही है, मतलब dQ/dt सेम है। तो dQ/dt अगर हम यहां तक के लिए फाइंड करें 0 से 50 के बीच में, 0 to 50 मिनट, और ये अपन dQ/dt फाइंड करें, dQ/dt 50 to 60 दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि फिक्स रेट से हीट सप्लाई दी जा रही है। तो जो रेट यहाँ पे थी वही रेट यहाँ पे चल रही है कंटिन्यू। अब dQ/dt को अपन लिखते हैं, देखो dQ/dt को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी आप देखें यहां से तक 0 से 50 सेकंड में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब वहां पे केवल स्टेट कन्वर्जन हो रहा है। और स्टेट कन्वर्जन किसका होगा, आइस का, वाटर तो ऑलरेडी वाटर है, केवल जो m ग्राम मास है आइस जो है, आइस केवल वही मेल्ट हो रही है। तो इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, dQ के लिए तो ml लगा दे, ml। ठीक है, और अपन डेल्टा टी कितना है 50, डेल्टा टी का मान कितना है 50 आपको दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अपन देखें, इधर आते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहां से तक पहुंचने के बाद कंप्लीट आइस मेल्ट हो गई है, अपने पास टोटल वाटर कितना मिला, m+5 किलोग्राम, टोटल कितना हो गया m+5 टोटल मास। अब वाटर बन चुका है, अब इसके बाद इसका वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, तो वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है, और वाटर कितना अपने पास m+5, तो उसके लिए ms डेल्टा टी का यूज करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है, m+5 s डेल्टा टी अपॉन में टाइम कितना है 10, क्योंकि 50 से 60 की टाइम 10 है। ठीक है, और डेल्टा टी कितना दिख रहा है आपको, 0 से 2 गया ना, डेल्टा टी कितना है 2 है, डेल्टा टी का मान 2 रख दो, और एस वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है 1, ये रख देंगे। तो यहां से सॉल्व करके अपन मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और एल आपको बताइए लेटेंट हीट जो होती है मेल्टिंग के लिए, लेटेंट हीट का मान कितना होता है 80 होता है। बस ये सारी चीजें पुट करो तो m का मान यहाँ पे आपको आराम से ऑप्ट हो जाएगा। ठीक है, 5/7 kg मिल जाएगा सॉल्व करेंगे तो आप। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, देखिए इस क्वेश्चन 43 में आपसे कह रहा है कि 84 मीटर हाइट से कोई झरना है, इससे यहां से वाटर गिर रहा है, इतनी ऊंचाई से वाटर गिरने पर नीचे गिरने पर एक कंप्लीट हीट में कन्वर्ट होती है इसकी एनर्जी, तो टेम्परेचर में कितना राइज होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां से h हाइट से जो एनर्जी कितनी बन रही है mgh,
और ये आगे नीचे आगे कन्वर्ट होगी हीट की फॉर्म में। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? ms डेल्टा टी, ठीक है, ms डेल्टा टी। तो बस यहां से आप डेल्टा टी कैलकुलेट कर लो, रख दो वैल्यू को, डेल्टा टी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगा आंसर फर्स्ट 0.196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कह रहा है कि 0.8 मीटर लेंथ का एक बंद खोखला पाइप है, मतलब इस तरह से एक तरह से क्लोज ऑर्गन पाइप है, यूं सोचें, ठीक बेटा, ये इस तरह से ये क्लोज पाइप है, इसकी लेंथ आपको दे रखी कितनी 0.8 मीटर, L इज इक्वल टू 0.8 मीटर आपको गिवन है, 0.8 मीटर, क्लियर। और एक स्ट्रिंग है, अच्छा पाइप है, इसके खुले सिरे पर इतनी लंबी, और यहाँ पे इसके ओपन एंड पर इस जगह स्ट्रिंग भी रखी है, स्ट्रिंग है यहाँ पे बेटा, ओपन एंड पर अपन एक स्ट्रिंग को ऑक्सीलेट करा रहे हैं, वाइब्रेट करा रहे हैं, और ये स्ट्रिंग अपनी द्वितीय सन्नादी के साथ अनुनादित होती है, ठीक है। तो द्वितीय सन्नादी मतलब यहाँ पे इसके अंदर कितने लूप बन रहे हैं? 2 लूप बन रहे हैं इसके अंदर, ये 2 लूप बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग सेकंड हार्मोनिक के अंदर ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो पाइप है, तो अब आपसे क्या बोला है इसके अंदर, हमसे यहाँ पे कह रहा है, और स्ट्रिंग की लेंथ भी दे रखी है, ये स्ट्रिंग की लेंथ आपको दे रखी कितनी 0.5 मीटर, बस L का मान 0.5 मीटर है। अब पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है, देखो अब हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे ये द्वितीय सन्नादी पाइप की मूल आवर्ती के साथ, पाइप की आवर्ती कैसी है? मूल आवर्ती। तो पाइप के अंदर तो इससे बनेगी वेव्स, इस तरह से, इससे वेव बनेंगे, ठीक है, ये वेव बन रही है। अब देखो इनकी फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रेजोनेंस कंडीशन में, तो रेजोनेंस कंडीशन में पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है, हमसे बोला है एन वायर इज इक्वल टू एन पाइप, ऐसा बोला गया है, एन वायर इज इक्वल टू एन पाइप, एन वायर इज इक्वल टू एन पाइप करके बोला गया है। अब वायर के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी? ये देखो 2 लूप बन रहे ना, तो ट्वाइस ऑफ 1/2L रूट ऑफ टी बाई म्यू, ठीक है। ये तो किसी हो गई वायर की फ्रीक्वेंसी। अब पाइप अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? V/4L, बस काम खत्म, ये करना था, ठीक है, V/4L। जहां पे ये म्यू क्या होता है बेटा? म्यू होता है मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ, ये रख देंगे। तो कैलकुलेट कर, सब जगह सारी चीजें रखी, आप कैलकुलेट करके क्या निकालना है? मास ऑफ स्ट्रिंग पूछा गया है, तो यहां से हम कैलकुलेट करके m फाइंड कर लेंगे, तो m का मान आ जाएगा 10 ग्राम। यहां से m सॉल्व कर लो, m का मान 10 ग्राम आ जाएगा, मतलब सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 45 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे इसके अंदर A, B और ये C, D, ये 4 कंडीशन दे रखी है, ठीक है। इसमें कितने कितने एंटीनोड्स बनेंगे ये हमसे पूछा गया है। तो देखो फर्स्ट पे ये ओपन ऑर्गन पाइप है, सेकंड ओवरटोन मोड में वाइब्रेट कर रहा है, सेकंड ओवरटोन में, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट मतलब वेव्स बनेगी, कैसे बनेगी? इस तरह से, ये सेकंड ओवरटोन है ना ओपन ऑर्गन पाइप में, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में, उसके बाद होता है फिर फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद होता है सेकंड ओवरटोन, मतलब यहाँ पे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन वाली बात बन रही है। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में कुछ इस तरह से आएंगे, ये 2 तो ऐसे लूप बनेंगे, कंप्लीट लूप, और आधा आधा लूप बनेगा इस तरह से, ये आई कंडीशन, ठीक है, ये लूप बनेंगे इस तरह से। तो इसके अंदर एंटीनोड कितने हैं? देखो यहाँ पे सेंटर पे एंटीनोड होता है और ये ओपन एंड पर, तो एंटीनोड कितने हैं इसके अंदर? 4 एंटीनोड है। फर्स्ट वाली कंडीशन में 4 एंटीनोड आ रहे हैं, ठीक है। चलो इसके अंदर देखें, फिर बोल रहा है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इन फर्स्ट ओवरटोन मोड। फर्स्ट ओवरटोन मोड मतलब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या बनेगा? सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखो इस तरह से, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ऐसे लूप बनेंगे इस तरह से। ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में यहाँ कितने एंटीनोड आएंगे? एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। कितने एंटीनोड आ रहे हैं बच्चों? 2 एंटीनोड आएंगे, ठीक है। तो इसमें 2 एंटीनोड आ रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब एक सिंगल लूप बन रहा है इस तरह से, ये इस तरह से। तो यहाँ पे कितने एंटीनोड आ रहे हैं? A इज इक्वल टू 1, केवल एक सिंगल एंटीनोड आ रहा है, 1 एंटीनोड। देखो बच्चों ये C हो गया। अब D वाले में देखें, इस D वाले में किस तरह से कंडीशन बन रही है? आपसे क्लैंप रॉड है, 5th हार्मोनिक मोड में, ठीक है। 5th हार्मोनिक मोड में, तो 5th हार्मोनिक मोड में इसमें जो लूप्स बनेंगे कुछ ऐसे बनेंगे इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से लूप्स की कंडीशन आएगी, देखिए गौर से। यहाँ पे
ये कंडीशन बनेगी इसमें। फिफ्थ हार्मोनिक, तो इसमें कितने एंटी नोड्स दिख रहे हैं आपको? 3। तो इसमें एंटी नोड कितने बेटा? 3 एंटी नोड्स हैं इसके अंदर। तो अब इसमें अब ऑप्शन देख लो इसके अंदर क्या है। यहाँ पे जो इसमें दे रखे प्रीवियस पेज पर, इसमें A = 4 है, इसमें 2 एंटी नोड है, ठीक है। फिर इसमें 1 एंटी नोड है, उसमें 3 एंटी नोड्स हैं। तो इसमें देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज का पेपर आपने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर था, लेकिन इस तरह के आप देखो काफी अच्छा लॉजिकल पेपर मान सकते हैं उसको। काफी सारे लगभग पूरे टॉपिक के हर कॉन्सेप्ट को टच करते हुए इसके अंदर सारे क्वेश्चन दिए गए। अगर आपने इस पेपर में काफी अच्छे मार्क्स लेके आओगे ना, और अच्छी तरह से तैयारी कर रखी हो, तो आप ये मान चलो कि नीट की एक शानदार तैयारी चल रही है। इससे नीट में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आ गया तो डेफिनेटली वो गलत होगा ही नहीं, पक्की बात है, ठीक है। चलो, आज से आशा करता हूं आपका पेपर अच्छा गया होगा। फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।